हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तक है उसके महत्वपूर्ण कथनों को हम देख रहे हैं। हम अब प्रकरण 3 देश भाषा काव्य को देखेंगे और इसके अंदर पहला है वीर गाथा काल। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है उसमें जो पहला काल है उसे वीर गाथा काल नाम दिया है। वीर गाथा काल, आदिकाल दोनों नाम दिया है और यह 1050 संवत से 1375 विक्रमी तक है। अब यहाँ पर हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट कथन देखेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का दक्षिण पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बाल वैभव का केंद्र रहा। कन्नौज, अजमेर, कांधलवाड़ आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थीं। और आगे है इम्पोर्टेंट कथन, शुक्ल जी कह रहे हैं अजय देव ने अजमेर को बसाया था। प्रश्न पूछता है कि अजमेर को किसने बसाया, तो अजमेर को अजय देव ने बसाया था। आगे है आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनके कवि। खुमान रासो, इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। बीसल देव रासो, इसके रचनाकार हैं नरपति नाल है। अब बीसल देवराज के इम्पोर्टेंट कथनों को हम देखेंगे कि यह कितने खंड में बांटा गया। क्या बीसल देव रासो में के बारे में यह जान लेना पहले ज़रूरी है कि जो नरपति नाल है इन्होंने राजमती का जो वियोग वर्णन किया है उसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य में भारत जो 12 मासा वर्णन होता है वियोग का उसको बताया। प्रश्न पूछा था पेपर में कि पूछ लेगा कि जो हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन कब शुरू किया या किसने पहली बार वियोग में 12 मासा वर्णन किया है, तो नरपति नाल ने किया है। और उसके बाद सबसे जो प्रसिद्ध है वियोग का 12 मासा वर्णन वह है जायसे जी का, जिन्होंने नागमती वियोग खंड के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने भी 12 मासा वर्णन किया है। अब इसके इम्पोर्टेंट कथन को देखेंगे। कह रहे हैं कि बीसल देव रासो 4 खंड में है। पहला खंड है मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। इसके खंड को पूछ देगा कि जैसे दूसरा खंड है बीसल देव का राजमती से रूठ कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा 1 वर्ष रहना। ये दे देगा, पूछ लेगा यह किस खंड से है, बीसल देव रासो के किस खंड से है, तो ऐसे प्रश्न पूछता है। तीसरा है खंड 3 है राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। खंड 4 भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लीवा ले जाना तथा बीसल देव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। अब इसमें प्रश्न पूछा था कि जो बीसल देव रासो है वह घटनात्मक है या वर्णनात्मक, तो बीसल देव रासो वर्णनात्मक है। या कथन दे देगा कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। बीसल देव रासो के बारे में यह किस विद्वान का कथन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे है पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। यह आदिकाल का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसे शुक्ल जी ने पहला महाकाव्य माना है। इसमें 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि शुक्ल जी ने इसे समय में बांटा। जैसे महाकाव्य होते कोई अध्याय में बटा रहता है, कोई खंड में, कोई सर्ग में, तो इसको पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने समय में बांटा है। और इसके जो मुख्य छंद हैं वह है मुख्य छंद कवित्त, छप्पय, दोहा, तोमर, तोटक, गाहा और आर्या। यह इसके जो है प्रमुख छंद हैं।
और इसके बारे में एक बात और जान लेनी है कि जो प्रश्न पूछता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया, तो पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र चंद्रबरदाय के पुत्र जलहड़ ने पूरा किया था। आगे है जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार इसके रचनाकार हैं। जयमंग जस चंद्रिका इसके रचनाकार हैं मधुकर कवि। आगे है परमाल रासो, ये जगनिक इन्होंने जगनिक लिखे हैं। श्री रणमल छंद और आगे है प्रकरण 4, आदिकाल में ही प्रकरण 4 जो है फुटकर रचनाएं। प्रश्न पूछ देगा जो फुटकर रचनाओं को शुक्ल जी ने किस प्रकरण में रखा है, तो फुटकर रचनाएं प्रकरण 4 में है। आगे है पश्चिम की बोलचाल गीत मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में पाते हैं। इसमें विद्यापति के बारे में बताया जा रहा है। और अमीर खुसरो के बारे में यह जान लेना है कि यह खड़ी बोली का इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। खड़ी बोली काव्य लिखने का जन्मदाता कहा जाता है। यह इनके जो काव्य हैं, इन पहेलियाँ मुकरियाँ यही सब लिखते थे, तो खड़ी बोली में इन्होंने लिखी। अमीर खुसरो के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं यह बड़ी ही विनोदी मिलनसार और सहृदय थी, इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इम्पोर्टेंट कथन है, पेपर में आया हुआ है। आगे है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी गलत है। वाणी की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट कथन है खुसरो के बारे में। अब आगे है विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, प्रश्न पूछ लेता है कि मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, तो विद्यापति इन्होंने अपनी जो रचना है वह मैथिली में लिखी है, तो इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार जो विद्यापति के बारे में कथन है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रहे हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुसरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा था पेपर में कि विद्यापति वैष्णव हैं, शैव हैं, क्या है, तो विद्यापति शैव थे, उन्हें शंकर जी की पूजा करते थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्ति परंपरा में नए समझना चाहिए। कुछ विद्वान विद्यापति को कहते हैं कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, जो पद इनका है वह भगवान की भक्ति के लिए है, भक्त वाला है। लेकिन तो शुक्ल जी कहते हैं इन्होंने जो अपने पदों की रचना की वह श्रृंगार काव्य की दृष्टि से भक्त के रूप में नहीं, श्रृंगार कवि के रूप में लिखिए, भक्त के रूप में नहीं। आगे का मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, ये पेपर में आया हुआ है, अक्सर पेपर में ये आता है। विद्यापति के बारे में आचार्य शुक्ल के कथन, ये कथन दे देता है तो पूछ देता है कि ये किसके बारे में कहा गया है, और या तो कथन दे देगा तो पूछ लेगा यह किस विद्वान ने कहा है। तो यह शुक्ल जी ने विद्यापति के बारे में कह रहे हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताए, वैसे ही
विद्यापति के इन पदों में भी। यहाँ गीत गोविंद, जो गीत गोविंद है यह जयदेव ने लिखा है। आगे देखते हैं। अभी यहीं पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट का जो है वह भक्ति काल है, और भक्ति काल को हम दूसरी वीडियो से शुरुआत करेंगे। और मैं आपको यह बताना चाह रही हूँ कि जो आचार्य शुक्ल जी की किताब है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको कोई भी व्यक्ति जो हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो उसे लाइन बाय लाइन 1-2 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद उस पर हाइलाइटर लगा देना चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट कथन है वह आप पेपर के समय में उसको पढ़ सकें। क्योंकि पेपर के टाइम पर हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता है कि हम पूरी किताब पढ़ें। तो जब हम इम्पोर्टेंट उस पर लगा देंगे तो उसे पेपर के टाइम पर 1 घंटे में सारा हम पढ़ लेंगे। और मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि जब मैं यह वीडियो पढ़ाती हूँ, मैं जब ये शुरू करती हूँ क्लास, तो आप लोगों को शुक्ल जी की किताब लेकर के बैठनी चाहिए। और मैं जो मैं मुख्य इम्पोर्टेंट कथन बताती हूँ उसका आपको उस पर निशान लगा लेना चाहिए। क्योंकि हमने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, और परीक्षा देने से अनुभव हो जाता है कि कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं। और मैं अब आगे इस की सीरीज में शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस पुस्तक की सीरीज ख़त्म करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगी, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका यह रहता है कि जब हम कोई भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे, जब हम पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं तब हमें यह पता चल जाता है कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन हमें छोड़ना है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें पिछले साल के प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, इसका हमें पता चल जाता। तो मैं इसीलिए जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी है, इसके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज लाऊंगी, ताकि आप लोगों को परीक्षा में हेल्प मिले। और पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट तो होते ही हैं, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर प्रश्न देखते हैं तब उसमें से 20% रहता है वही फिर दोबारा पेपर में दे दिया जाता है। तो इसको पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी रहता है, प्रीवियस ईयर प्रश्न हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे और जो पेपर में आ जाएंगे। किसी भी नौकरी की तैयारी करने के लिए हमारे लिए एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। इसमें से अगर जो हम पिछले साल के पेपर को पढ़ेंगे उसमें से 20% मिल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर जो आपको कोई समस्या हो या कुछ और प्रश्न पूछना है तो, या किसी और किताब से तैयारी करनी है, परीक्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर जो आपकी कोई समस्या हो परीक्षा से संबंधित तो पूछिए, मैं अपनी तरफ से उसका समाधान करने की कोशिश करूँगी। और अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे ये होगा कि जो मैं वीडियो बनाऊंगी वह आप तक पहुंच जाएगा और आप अपनी परीक्षा की तैयारियों आराम से कर लेंगे। बाय।